हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दिशा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको पदार्थों के विभिन्न प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम आपको कुछ पदार्थों के विभिन्न प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। देखो, पार्ट नंबर 2 में हम आपके लिए बहुत सारे पदार्थ लेकर के आई हैं, जिसके प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो आज की क्लास मेडिकल लाइन या फिर हम कह सकते हैं कि थंबनेल पर लिखे हुए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कीमती क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें। आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें। तो फिर चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं अपनी इस शानदार क्लास पर। देखो स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एमसीक्यू देखने को मिले। एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपको एग्जाम में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ओनली आपको आंसर क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका समय कम लगेगा और तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस शानदार टॉपिक पर। सबसे पहले हमारा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, पार्ट नंबर 1 को जरूर देख लेना। सभी क्लासें आपको 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में मिलती हैं, ठीक है। तो आप सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एक केमिस्ट्री, आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री टॉपिक करके। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सभी वीडियो को कंप्लीट देख लें। तो देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में जो ग्रीन कलर होता है वो बेरियम के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। बेरियम का प्रतीक चिन्ह Va होता है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 56 और इसका परमाणु भार 137 होता है, ठीक है। इसकी जानकारी भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर आपको कभी कभी प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो परमाणु क्रमांक पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि क्वांटम संख्या हुई, प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी को ज्ञात करना। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। यदि रेड कलर की बात की जाए तो स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। स्ट्रोंशियम SR होता है, इसका परमाणु क्रमांक 38 और परमाणु भार 87 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आतिशबाजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। आगे भी आपको है कि आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सोडियम के कारण होता है, जबकि आतिशबाजी में नीला रंग जो उत्पन्न होता है वो कॉपर के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में येलो कलर सोडियम के कारण और ब्लू कलर कॉपर के कारण उत्पन्न होता है। चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आतिशबाजी से। नेक्स्ट है आपका
कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब मीथेन गैस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। तो जो आपकी ओजोन गैस होती है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, तो ओजोन जो होती है उसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है आपका कि ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करती है। ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करती है। तो ये चांदी एवं पारा को प्रभावित करती है। ओजोन गैस जो होती है वो एलिमेंट बात की जाए कि किन तत्वों को या फिर किन एलिमेंट्स को प्रभावित करती है, तो ये चांदी एवं पारा जैसे तत्वों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका कि किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ये जो ओजोन परत से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन प्रभावित करता है। तो याद रखना, जो आपकी फ्रेओन या फिर हम कह सकते हैं CFC या फिर इसकी फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये हमारी ओजोन गैस को प्रभावित करती है। हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है वो हमारी परावैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। यदि हमारी ओजोन परत ना होती तो वो परावैंगनी किरण हमारी पृथ्वी तक आ जाती और पृथ्वी पर आने पर व्यक्ति को, जो आपके पर्सन होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनको बहुत बुरा असर डालती हैं, क्योंकि जो आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें हमें इस बीमारी से रोकने के लिए जो हमारी वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो पाई जाती है उससे रोका जा सकता है। और ओजोन परत का दिन ही दिन क्षरण हो रहा है। कैसे हो रहा है तो हम आपको बता देते हैं। हमारे फ्रिज से कह सकते हैं या फिर जो आपके ये सोफा होते हैं इनसे एक गैस निकलती है जो कि होती है CFC, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो सोफों से निकलता है, स्पंज वाले गद्दों से निकलता है और आपके फ्रिज से निकलता है। ये हमारी ओजोन परत को दिन ही दिन क्षरण पहुंचाती जा रही है। ये हमारी ओजोन परत यदि नष्ट हो गई तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आ जाएंगी और पृथ्वी पर आने से हमारे अंदर त्वचा कैंसर रोग हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि ओजोन परत का क्षरण ना हो पाए। ठीक है, जितना कम फ्रिज का यूज किया जाएगा और जितने का कम स्पंज वाले गद्दों का यूज किया जाएगा उतनी ही अधिक हमारी ओजोन परत रह सकती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओजोन परत को कौन दिन ही दिन क्षरण पहुंचा रहा है। तो ये हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है CFC, जिसे फ्रेओन कहा जाता है, ये दिन ही दिन उसको नष्ट या फिर हानि पहुंचा रही है। नेक्स्ट है आपका कि चूने के पानी को कौन दूधिया कर देती है। चूने के पानी को CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो दूधिया कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो आपके आभूषण होते हैं, जो सोने के आभूषण होते हैं वो प्योर सोने के नहीं बने होते। यदि हम प्योर सोने या फिर गोल्ड के आभूषण को बना देंगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ठीक है, क्योंकि सोना बहुत कह सकते हैं कड़क टाइप में होता है। ठीक है, यदि हम प्योर सोने का आभूषण बना देंगे तो वो टूट जाएगा, जल्द से ही जल्द टूट जाएगा। जबकि इससे कठोरता प्रदान करने के लिए तावा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
हम सोने से संबंधित क्वेश्चन लगवा देंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसको भी किसी दिन सॉल्व करा देंगे। तो अभी विशेष इतना याद रखना कि सोना, प्योर सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते। प्योर सोने के आभूषण जल्द से जल्द टूट जाते हैं। जो आपकी, हम कह सकते हैं कि जो आपका सोने, यदि कोई भी, जैसे कि हम गले के लिए या फिर कोई रिंग बनवा रहे हैं, तो उसमें जो डिजाइन की जाती है वो हम प्योर सोने से कभी नहीं कर सकते हैं। प्योर सोना बहुत कड़क टाइप में होता है, उसकी डिजाइन कभी भी अच्छी खासी नहीं बनेगी। और आपने देखा होगा आभूषण बहुत सुंदर होते हैं और उन्हें डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी बनाई जा सकती है उनकी। तो इनके डिजाइन बनाने के लिए, इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सोने में तावा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब मतदान होते तो मतदाताओं के उंगली में जो आपका नाखून होता है उसमें कुछ स्याही टाइप में लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यदि वो स्याही लगी हुई है तो वो पहले वोट डाल चुका है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे वो इंक हम ना लगाते, वो मतदाताओं को निशान ना लगाते तो वो फिर से वोट डाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ फायदा ही नहीं होता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि नाखून में निशान लगा दिया जाता है और वो निशान छूटता नहीं है, बहुत दिनों बाद वो निशान छूटता है जाकर के। तो वो निशान सिल्वर नाइट्रेट का होता है। जो आपने इंक टाइप में देखी होगी वो इंक नहीं होती है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट इतना कह सकते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा घुलनशील नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत कठोर टाइप में होता है, जो यदि हम इसे नाखून में लगा देंगे तो इसका छूटना मुश्किल है, जल्द नहीं छूटेगा, कुछ दिनों बाद ये छूट जाता है। ठीक है, यदि हाल छूट जाता, इंक आप लगाओगे तो वो छूट जाएगी, पानी से धुलने से छूट जाएगी, तो मतदाता 1 घंटे बाद फिर अपना वोट डालेगा। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः क्या प्रयोग में लाया जाता है। जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं इनमें अमोनिया प्रयोग में लाई जाती है, NH3 जो आपकी होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है कि घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। सफेदी का मतलब जो आप कलर कराते हैं सफेद कलर का, ठीक है, तो जिसे लोग चूना भी कहते हैं। घर में सफेदी कराने के लिए प्रयुक्त यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। Ca जो होता है इसका ही सफेदी कह सकते हैं, ये चूना हमारा होता है, एक प्रकार का चूना होता है जिसका घर में कलर कराने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ब्रेड को मुलायम या फिर ताजा एवं लचीला बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम ताजा एवं लचीला बनाने में ईस्ट या फिर खमीर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखें ब्रेड को मुलायम एवं ताजा एवं लचीला बनाने के लिए ईस्ट या फिर खमीर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बनाने में प्रयोग होता है। पॉलीथीन की बात की जाए, पन्नी की बात की जाए तो इसको बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो पॉलीमर चैप्टर होगा, बहुलक चैप्टर होगा, वो उसमें आपको बहुत अच्छे से पॉलीथीन के बारे में वर्णन किया जाएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुलक चैप्टर को जल्द ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ट्यूबों एवं चमकीले विद्युत विज्ञापनों में चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शायद ये क्वेश्चन हमने आपको डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ाया जरूर होगा कि जो आपके ट्यूबों होते एवं चमकीले विद्युत विज्ञापनों जो आपने देखे होंगे, चमकीले विद्युत विज्ञापनों कहने का मतलब जो आपने रास्ते में जाते वक्त बोर्ड देखे होंगे लगे, ठीक है, उन बोर्डों में जो प्रयोग किया जाता है वो न्यून गैस का किया जाता है। न्यून गैस के कारण जो आपके विद्युत विज्ञापन होते हैं वो चमकते रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें न्यून गैस का प्रयोग किया जाता है। न्यून एक हमारी अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट है आपका कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई आप जानते होंगे जिसे माचिस कहा जाता है, इसमें किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का ही एक अपर रूप है, ठीक है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये बात अच्छे से याद रखें कि गुब्बारों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपरी परत किसका बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपरी परत किसके बना होता है, तो ये टेफ्लॉन की बनी होती है। जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं उनमें नॉन स्टिक वाले बर्तन जो आप किसी हीटर पर यूज कर सकते हैं, जो आपका इंडक्शन हीटर होता है इसमें जो बर्तन यूज किए जाते हैं उनकी ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है कि पेयजल को शुद्ध करने में सामान्यतः किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। पेयजल को शुद्ध करने में सामान्यतः किसका उपयोग व्यापक रूप में होता है, तो क्लोरीन का होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कोई गंदा जल है तो उसमें फिटकरी या फिर क्लोरीन को मिलाकर के उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग सोडा वाटर में किया जाता है। सोडा वाटर में आपने देखा होगा ऊपर शायद नींबू रखा होता है, आपने किसी मूवी में देखा होगा या फिर किसी सीरियल में देखा होगा कि सोडा वाटर जो होता है उसमें ऊपर नींबू रखा होता है। जब हम उस नींबू को हटाते हैं और थोड़ा उसे हिलाते हैं तो उसमें से एक गैस बाहर निकलती है। जो वो गैस होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। या फिर हम कह सकते हैं कोई आप एक प्रकार की पेप्सी पीजिए, ठीक है, पेप्सी को आप जब फ्रिज में से निकालना और उसके बाद थोड़ा उसको हिलाना, थोड़ा भी आप उसको हिलाओगे और आप उसके ढक्कन को खोलोगे तो वो ऊपर की तरफ आएगी। जब उसमें उफान से ऊपर की तरफ आएगी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और स्टूडेंट्स हमें जो ये स्वाद लगता है, इसे पीने में जो हमें स्वाद लगता है, जो पेप्सी पीने में, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है और हम इसे पेप्सी के रूप में पीते हैं। तो पेप्सी के रूप में जब हम इसे पीते हैं तो ये चीज हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसे कम से कम पीने की, क्योंकि वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम इसे ठंडा करते हैं और थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो उसमें जो उफान सी लगती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारी भरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये कई एक बार क्वेश्चन हम बता चुके हैं। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण जो क्रिया की जाती है उसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
जो आपका वनस्पति तेल होता है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी का निर्माण करता है। ठीक है, आगे आपका दिया गया है कि किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य संभव है। किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य संभव है। तो अपमार्जक के कारण, अपमार्जक वैसे बोला जाता है एक प्रकार का साबुन होता है। ठीक है, तो अपमार्जक और साबुन में हम अंतर भी करा देंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो किसके द्वारा कठोर जल में धुलाई का कार्य संभव है, तो अपमार्जक के द्वारा। आगे है एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेयॉन। फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक या फिर हम कह सकते हैं ठंडक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का एक प्रकार का अर्थ लगाया जाता है ठंडक से। आगे है आपका कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को सोख लेता है। वही क्वेश्चन जो हमने बीच में बताया कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत उपस्थित है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को सोख लेता है या फिर रोक देता है, तो वो हमारी ओजोन परत होती है या फिर ओजोन गैस की एक परत बनी हुई है हमारी वायुमंडल में जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। ठीक है, आगे है आपका कि प्रोडोदक के रूप में किस गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। प्रोडोदक के रूप में किस गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का प्रोडोदक के रूप में गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस्पात का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट या फिर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है। आपने देखा होगा बल्ब, उसमें जो फिलामेंट या फिर तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के बने होने के कारण वो जल्द ही टूटता नहीं है। और आपने देखा होगा कि बल्ब जो होते हैं वो थोड़े हीट फेंकते हैं और हीट फेंकने पर आप कह सकते हैं कि वो जल भी सकता है, लेकिन टंगस्टन का इसलिए ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि टंगस्टन हीट बेशक देगा लेकिन जलेगा नहीं। ठीक है, तो बिजली के बल्ब या फिलामेंट या फिर कह सकते हैं तंत्र में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि डायनोमो का आर्मेचर किसका बना होता है। तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है। ठीक है, इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। सबसे पहले आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्लोरोफॉर्म बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो एथेनॉल, जल एवं ब्लीचिंग पाउडर होता है। इन सभी का प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। हम आपको बता देते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की 4 विधियां होती हैं। ये 4 स्टेप में जाकर के कहीं क्लोरोफॉर्म बन के तैयार होता है। कैसे होता है आपको हम एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी चीज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जल्द ही कंप्लीट की जाएंगी। देखो आज हमने आपको बहुत सारे पदार्थ के प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में बताए, लेकिन आज आपके कंप्लीट नहीं हुए, अभी बहुत सारे डले हुए हैं पदार्थ। लगभग शायद है तो अभी लगभग 100 तो होंगे, लगभग 100 तो होंगे, लेकिन वो 100 हम लगभग 2 क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे। इसी प्रकार से ओनली सपोर्ट कीजिए, आपको हर एक चीज़ आपके तक पहुंचाई जाएगी। बस सपोर्ट कीजिए और चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। आगे है आपका कि निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है।
आगे है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है कि परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम ईंधन की बात की जाए तो प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है कि विद्युत बल्ब किस अक्रिय गैस का प्रयोग होता है? विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग होता है? याद रखना, आर्गन जो आपकी अक्रिय गैस होती है इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है आपका कि आर्गन के अलावा विद्युत बल्ब में आजकल किसका प्रयोग होता है? यदि बात की जाए कि विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है तब तो हमारा आर्गन होगा, लेकिन आर्गन के अलावा और किसी का भी प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, वो हमारा नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आर्गन के अलावा विद्युत बल्ब में आजकल प्रयोग किया जा रहा है। आगे है आपका कि हीटर या ऊष्मक का फिलामेंट किसका बना होता है? जो आपका हीटर होता है या हम कह सकते हैं जो हीटर का तार होता है, या फिर ऊष्मक का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार हमारा नाइक्रोम का बना होता है। जब आपने तार खरीदा होगा तो जिसके अंदर वो तार रख कर के आता है वो पॉलीथीन आप कभी पढ़ना, उस पर लिखा होगा कि ये किसका बना हुआ है, तो उस पर ये चीज लिखी होगी कि हीटर का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आगे है कि गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? जो पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहॉल किसके मिश्रण से बना होता है? जो पर्यावरण मित्र ईंधन है, तो ये पेट्रोल एवं एथेनॉल से। गैसोहॉल जो होता है वो पेट्रोल एवं एथेनॉल का मिश्रण होता है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सम्मिलित होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में ऑक्सीजन जो आपका होती है ये जमने में सम्मिलित होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में सम्मिलित होता है। आगे है कि फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन जो होता है वो फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो आज आपकी ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आज हमने आपको बहुत सारे पदार्थों के प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी दी और हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, और इवनिंग में आपको जो रेडॉक्स चैप्टर चल रहा है उसकी बहुत शानदार क्लास मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहें। और कुछ पदार्थों के विभिन्न प्रयोग एवं प्रभाव अभी शेष बचे हुए लगभग होंगे 100 के करीब, उनको भी हम किसी 2 पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ उन्हें यह भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। इससे हमारे ग्लोबल साइंस IQ पर डाली हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। बस इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। जल्द से जल्द कोशिश कीजिए लाइव क्लास चलवाने की। चलिए चलते, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।